हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में बस ये रहेगा कि अगर कोई भी आपके पास कॉइल है, उस कॉइल में फ्लो होने वाला जो करंट है वो टाइम के साथ अगर वेरी कर रहा है, कॉइल में फ्लो होने वाला करंट अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो उस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करेगा, तो फ्लक्स भी टाइम के साथ वेरी करेगा, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्शन से किसी भी कॉइल से रिलेटेड एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, लेकिन कॉइल के खुद के करंट की वेरिएशन की वजह से। ठीक है, अगर कॉइल का खुद का करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इस तरीके से इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, और अगर इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है तो हम कहेंगे यही क्या है, सेल्फ इंडक्शन है। राइट, इस तरीके से आता है। अब देखो सेल्फ इंडक्शन में क्या रहता है कि सेल्फ इंडक्शन जब हम बताते हैं ना तो हमें यहाँ पर एक कोफिशिएंट बताना पड़ता है। ठीक है, जिसको कहते हैं किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, उसमें ये रहेगा कि अगर आपके पास कोई भी कॉइल है, देखो आपके पास कोई भी कॉइल है तो कॉइल में जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाई इज इक्वल टू एल आई। फाई इज इक्वल टू एल आई, तो ये जो एल आ रहा है ना इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, या फिर इसको ही बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है एल। ओके, ऑलराइट। अगर आप एल का यूनिट वगैरह बताते हो तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई एल इज इक्वल टू कैसे लिखा जा सकता है, एल इज इक्वल टू लिखा जा सकता है फाई अपॉन आई लिखा जा सकता है। तो फाई का यूनिट क्या होता है भाई, वेबर होता है, और आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर को ही बोलते हैं हेनरी। ठीक है, तो ये हेनरी इसको बोला जाता है। तो आपसे कोई पूछता है कि एल का यूनिट क्या रहेगा, तो एल का यूनिट रहेगा हेनरी। ओके, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो ये होता है। तो अब देखो यहाँ पे एक बात है, बताइए आपने क्या लिया है, एक कॉइल लिया है, उस कॉइल से क्या लिंक्ड हुआ है, फ्लक्स, और वो फ्लक्स किसके साथ वेरी कर रहा है, करंट के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। करंट का वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, करंट का वैल्यू डिक्रीज करोगे तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा सेल्फ इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट, और इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट है ना, ये जो एल है, ये एल जो होगा वो कॉइल के डिजाइन पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ना कि फाई पर और आई पर, ध्यान रखना। तो ये जो एल होता है ये इस तरीके से डिपेंड होता है कि ये ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम, एक पॉइंट हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि एल नॉट डिपेंड्स ऑन फाई एंड आई, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे फॉर्मूला में दिख रहा है एल इज इक्वल टू, सब एल इज इक्वल टू आपने लिख दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या लिख रहा है, एल इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई, तो सब फाइव पे डिपेंड करेगा, आई पे डिपेंड करेगा नहीं। एक्चुअली क्या रहेगा कि फाइव में अगर इंक्रीमेंट आप करोगे तो उतना इंक्रीमेंट आई में हो जाएगा, तो इसका मतलब जो वेरिएशन फाइव में आएगा वही वेरिएशन आई में आएगा। अगर फाइव को डबल होगा तो आई भी डबल होगा, आई अगर हाफ होगा तो फाइव भी हाफ होगा, तो वो वेरिएशन कैंसिल हो जाएगा। तो हम कहेंगे एल जो होगा वो फाइव और आई पे डिपेंड नहीं करेगा, एल डिपेंड करेगा ज्योमेट्री पे। ठीक है, मतलब जो कॉइल है उस कॉइल का ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, ठीक है, और वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि एल जो रहेगा वो डिपेंड नहीं करता है फाई और आई पर। ऑलराइट, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ध्यान रखोगे कि एल फाई और आई पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात है एल कैसी क्वांटिटी है, एल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला आप निकालना चाहते हो तो डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हो। यहाँ से फ्लक्स का डायमेंशन लिख लो और यहाँ से करंट का लिख लो, यहाँ से आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। अब हमें डिफरेंट
डिजाइन के लिए कॉइल की, देखो कॉइल की डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के लिए हमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस एल डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल डिजाइन, एल डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ द कॉइल, ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ द कॉइल। तो कॉइल के ज्योमेट्रिकल डिजाइन पर डिपेंड करेगा, क्लियर है। तो अलग अलग ज्योमेट्रिकल डिजाइन के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अलग अलग आएगा। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना कैसे है, L = 5/I से निकालना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है कि कॉइल का खुद का करंट I है और कॉइल का खुद का फ्लक्स फाई है, ठीक है। तो स्वयं का फ्लक्स और स्वयं का ही करंट, ठीक है, अगर दोनों का रेशियो लिया जाएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगा, क्लियर है, यस। तो अब देखो ये बात क्लियर होगी आपकी, अब आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एल का, ठीक है। तो एल का कैलकुलेशन करते हैं, कुछ कॉइल्स के डिजाइन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक सर्कुलर कॉइल ले लिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एल फॉर सर्कुलर कॉइल, ओके। तो आपने सर्कुलर कॉइल ले लिया है और सर्कुलर कॉइल के लिए आपको एल का कैलकुलेशन करना है। तो देखो आप बहुत सिंपली एल का कैलकुलेशन कर सकते हो सर्कुलर कॉइल के लिए। सर्कुलर कॉइल के लिए एल का कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है। तो आप इस तरीके से मान लो कि ये आपके पास कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और आप जानते हो यहाँ पे, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस है वो वेरी लेस है, ठीक है, रेडियस जो है वो वेरी स्मॉल है। तो आपको ये सर्कुलर कॉइल लेनी है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। अब देखो स्मॉल सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है R, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लेते हैं N, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न N है, रेडियस R है, और R का वैल्यू बहुत कम है, छोटा सा कॉइल है, बहुत छोटा, ठीक है। तो स्मॉल कॉइल के लिए हमें निकालना है। तो इसके लिए अगर हम निकालना चाहते हैं, तो ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाई, और फिर क्या निकालना पड़ेगा, आई। तो हम मान लेते हैं कि कॉइल में करंट कितना पास हो रहा है, आई। तो एक टर्न में करंट आई है, ठीक है, इस तरीके से आई पास हो रहा है बार बार, इस तरीके से बहुत सारे टर्न है। आप ऐसे कह सकते हो कि इस तरीके से देयर आर एन टर्न्स, आपके पास एक कॉइल है और इसमें बहुत सारे ऐसे टर्न्स हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमें एक तो फाई का वैल्यू निकालना है, एक आई का वैल्यू हमारे पास है, इसमें आई करंट हो गया, तो हम फाई/आई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि फाई का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो फाई का वैल्यू कैसे आएगा। आप जानते हो टोटल फ्लक्स फाई कितना होगा, तो फाई इज इक्वल टू होगा, हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन B.ds, इस तरीके से, ठीक है, और सिंपली B.ds हो जाएगा। अब हम B लेंगे इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर। तो भाई आप जानते हो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर B का वैल्यू कितना होता है, μ0 Ni अपॉन 2R, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो B कितना होता है, μ0 Ni अपॉन 2R। अब आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग आता है, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगी तो यहाँ इसका जो एक्सिस होगा ना वो इस तरीके से होगा, इस सर्कुलर कॉइल का जो एक्सिस होगा वो आउट ऑफ द पेज आएगा। कैसे रहेगा, आउट ऑफ द पेज, इस तरीके से आएगा आउट ऑफ द पेज। और आप देखिए अगर ये वाला जो पॉइंट ये आउट ऑफ द पेज है, ठीक है, अगर ये आउट ऑफ द पेज है और आप ऐसे कहेंगे कि ये आउट ऑफ द पेज आ रहा है, बी वेक्टर जो आएगा वो आउट ऑफ द पेज आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो करंट ऐसे जा रहा है तो बी वेक्टर कहाँ आएगा, आउट ऑफ द पेज, और एरिया वेक्टर भी कहाँ आएगा, आउट ऑफ द पेज। तो बी वेक्टर और डीएस वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर है ना, और बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल जो रहेगा वो जीरो रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको
इंटीग्रेशन बी डी एस इंटू में कॉस जीरो। ओके, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से अगर बी का वैल्यू इतना होता है, बी रख दोगे, ठीक है, और डी एस आप निकाल लोगे, तो ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से फाई का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम फाई का वैल्यू लिखते हैं तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इस तरीके, देखिए आप यहाँ से अगर आप निकालोगे ना, तो ये देखो बी यूनिफॉर्म मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी डी एस, और यहाँ से अगर आप लिखें तो ये लिखा जाएगा बी इंटू एस, एस क्या है सरफेस एरिया, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू अगर लिखोगे तो बी का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, इंटू में क्या हो जाएगा एस, एस क्या होगा पाई आर स्क्वायर, एस क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाई का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया फाई का, ठीक है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। अब ये जो फ्लक्स आया है ना, ये फ्लक्स आप देखिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो फ्लक्स आ रहा है, ये फ्लक्स एक कॉइल का, एक टर्न का है, फॉर 1 टर्न। अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई टोटल, तो फाई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा, ये फॉर 1 टर्न के लिए आया है, ठीक है, फ्लक्स लिंक्ड विद 1 टर्न, ठीक है। तो एक टर्न से लिंक्ड जो फ्लक्स होगा वो कितना आ गया, तो अगर यहाँ पे n टर्न्स है तो ये n इंटू फाइव हो जाएगा टोटल फ्लक्स, तो ये हो जाएगा n टाइम्स इंटू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, और इंटू में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, राइट, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां से अगर आप फाई का वैल्यू आपके पास ही आ गया, अगर आप फाई इज इक्वल टू इतना लिख दिए, फाई टोटल इज इक्वल टू इतना लिख दिया, अब आप क्या करोगे, आई को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा फाई टोटल अपॉन आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन, ठीक है, ऑलराइट। और इसी को हम बोल देंगे एल, दिस इज एल। तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन, तो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस इतना होता है। अब गौर से देखो आप, इस फॉर्मूले में कहीं भी फ्लक्स का डिपेंडेंसी है नहीं है, कहीं करंट का डिपेंडेंसी है नहीं है, तो इसका मतलब करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, देखो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि म्यू नॉट जो है वो वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैक्यूम के अलावा अगर कोई अदर मीडियम प्रेजेंट हुआ तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर आ जाएगा। एन है नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा या नंबर ऑफ टर्न कम होगा तो डिजाइन पर डिपेंड करेगा। और देखो आर क्या है, रेडियस, रेडियस ज्यादा होगा या रेडियस कम होगा तो उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो रेडियस में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, एन में हो सकता है, और म्यू नॉट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ये जो है वो वैक्यूम के लिए, और अगर मीडियम के लिखोगे तो लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मीडियम पर डिपेंड करता है, कॉइल के डिजाइन पर डिपेंड करता है, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल शेप पर डिपेंड करता है। तो अभी ज्योमेट्रिकल शेप क्या लिए, सर्कुलर कॉइल लिए, अभी हम ज्योमेट्रिकल शेप चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन करेंगे चेंज शेप में, तो देखो वो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। हाँ भाई, अब अपना नेक्स्ट टास्क है कैलकुलेशन ऑफ एल फॉर सोलेनॉइड। अब हम सोलेनॉइड के लिए एल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब सोलेनॉइड के लिए करना है तो सिंपल ही है कि सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, पता है आपको सोलेनॉइड के बारे में, ठीक है। तो देखो सोलेनॉइड आप जानते हो इस तरीके से एक कॉइल होता है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो इस तरीके से मैंने बना लिया, ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि सोलेनॉइड में इस तरीके से टर्न्स होते हैं, ठीक है, और करंट जो होता है वो वेरी करता है, करंट जो होगा वो इस तरीके से चलता है, ऐसे करके सोलेनॉइड अगर बनाया जाए तो इसके ऊपर इस तरीके से होगा, ऐसे करके ये सोलेनॉइड होता है इस तरीके से, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे सोलेनॉइड रहेगा,
ठीक है। अब देखो हम क्या मान लेते हैं कि सोलेनोइड का जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, ये सोलेनोइड है, इसका लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान लेते हैं ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। ए को आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ए को आप क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर। अगर आपको रेडियस दे रखी है तो ए का वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है, एल लेंथ है। और हम इसमें मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एन है, और यूनिट लेंथ का नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन है। आपने पढ़ रखा होगा कि कोई भी टोरोइड होता है तो सॉरी कोई भी सोलेनोइड होता है तो सोलेनोइड में क्या रहेगा कि स्मॉल एन को ऐसे लिखा जाता है कैपिटल एन अपॉन एल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लिखते हैं स्मॉल एन, ठीक है। तो ये रहता है। अब देखो कोई भी कॉइल कोई भी अगर सोलेनोइड है तो सोलेनोइड में क्या रहेगा कि इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर हम लॉन्ग सोलेनोइड की बात करें, फॉर लॉन्ग सोलेनोइड, अगर हम बात करते हैं फॉर लॉन्ग सोलेनोइड, तो लॉन्ग सोलेनोइड के लिए क्या रहेगा, फॉर अ लॉन्ग सोलेनोइड, अगर लॉन्ग सोलेनोइड में बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो का जो वैल्यू होगा बी इनसाइड, आउटसाइड जीरो मानते हैं, ठीक है। आउटसाइड वैसे एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारे पास सोलेनोइड है तो सोलेनोइड के नजदीक के एरिया में अगर लॉन्ग सोलेनोइड है तो उसके पास वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा आउटसाइड, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है। और इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, ये जो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ रहा है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो इसकी एक्सिस के अलॉन्ग होती है ऐसे, ठीक है, इसकी एक्सिस के अलॉन्ग होती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी देखो इधर ही आएगी, ठीक है, तो थीटा जीरो हो जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, एल निकालने के लिए फ्लक्स लिखना है और आई का डिवाइड करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो बताइए फ्लक्स कैसे लिखेंगे, फ्लक्स लिखने के लिए हमें क्या करना है, हमें वही लिखना पड़ेगा, फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, ठीक है, वही इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस से आया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म में बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस एस हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू जीरो आएगा। देखो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सिस के अलोंग और एरिया वेक्टर भी होगा एक्सिस के अलोंग, तो कॉस जीरो आ जाएगा, और कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू बी एस आ गया। अब ये जो फाई इक्वल टू बी एस आ गया तो बी कितना है, म्यू नॉट एन आई, और एस, एस मैंने ए लिया है, राइट, एरिया, तो एरिया क्या है, ए ले लेते हैं, तो इसको ए ही लिख सकते हो आप, बी ए कॉस थीटा है ना, ऐसे, तो ये हो जाएगा एरिया ए। तो ये फ्लक्स आ गया। अच्छा ये फ्लक्स एक एक टर्न का आया है या सभी टर्न का आया है, ये केवल एक टर्न से कनेक्ट, एक टर्न से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स आया है, लेकिन हमें सभी टर्न का लिखना है तो हम क्या करेंगे, एन का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो हमारा टोटल फ्लक्स जो आएगा फाई टोटल, फाई टोटल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन टाइम्स फाई, नंबर ऑफ टर्न्स एन माना है ना कैपिटल एन, एन टाइम्स फाई आ जाएगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई टोटल इज इक्वल टू एन टाइम्स म्यू नॉट एन आई ए, राइट, इस तरीके लिखा जा सकता है। अब आप क्या करोगे, आई को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा फाई टोटल, फाई टोटल अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू ए, राइट। तो इस तरीके से आ जाएगा, तो यही हो जाएगा एल, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा इसके लिए, अगर आप एल लिखोगे तो एल का वैल्यू आ जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू ए। अब थोड़ा सा इसको सजा के लिख देते हैं ऐसे करके, इस या तो स्मॉल एन के टर्म में लिखा जाता है या कैपिटल एन के टर्म में ही लिखा जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला यूज कर लेते हैं। स्मॉल एन का वैल्यू कितना है, कैपिटल एन अपॉन एल, तो स्मॉल एन का वैल्यू अगर आप रखोगे कैपिटल एन अपॉन एल, तो बताओ एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू कैपिटल एन इंटू ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, और इसको लिखा जाएगा एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ऐसे आ जाएगा, राइट, इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो ऐसे लिख लो। एक तरीका और होता है कि एल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर आप एल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, नीचे एल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो एन अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू में एरिया इंटू एल। और आप जानते हैं एरिया इंटू एल क्या होता है, वॉल्यूम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा। तो आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे समझ लो। एल का फॉर्मूला इस तरीके से होता है, ऐसे लिख लिया, या आप इसको भी लिख सकते हो अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है डायरेक्ट। तो अब एक तरीका और है कि आप क्या करो, एन अपॉन एल को क्या लिख सकते हो, एन स्क्वायर, ठीक है। एन अपॉन एल को क्या लिख सकते हो, स्मॉल एन। तो इसका अगर वेरिएशन देखें तो ये हो जाएगा स्मॉल एन का स्क्वायर, ठीक है। इंटू में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, और इंटू में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और वॉल्यूम को अगर तोड़ के लिखते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। तो ये किताबों में ज्यादातर आपको बुक्स में ये फॉर्मूला मिल जाएगा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ठीक है। ये इसका यूज करते हैं ज्यादातर, राइट। क्लियर, ऑलराइट। तो मुझे लगता है ये क्लियर होगा आपका, ठीक है। कुछ नहीं है, फाई निकालना है, जितने टर्म दे रखे हैं उसका मल्टीप्लाई करना है, टोटल फाई आ जाएगा। आई को नीचे ले जाना है, फाइव अपॉन आई होता है एल, एल का वैल्यू भी आ गया। इसको थोड़ा सजा के लिख दिया, ऐसे ऐसे। तो आप देखो एल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, राइट। बस। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सोलेनोइड का जो एल होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, या एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, या एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर रहेगा, राइट। बाकी ये सभी क्लियर, ओके। हाँ भाई, अब ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, और कॉइल में करंट है 2 एम्पियर। कॉइल में करंट कितना है, 2 एम्पियर है, और कॉइल में नंबर ऑफ टर्न दे रखा है 500, और आपसे कह रहा है फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज 10 मिली वेबर फॉर ईच टर्न। हर एक टर्न का जो फ्लक्स होगा वो इतना दे रखा है, और आपको एल का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या लगा दोगे, एल का वैल्यू निकालने के लिए आपको बता रखा है फाई इक्वल टू क्या होता है, एल आई। तो आप लग जाएगा फाई इक्वल टू एल आई। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई। लेकिन फाई कौन सा लेना है, टोटल फाई, ठीक है। अब फाई टोटल दे रखा है आपको, या एक ईच टर्न का दे रखा है, ईच टर्न का दे रखा है। तो फाई टोटल कैसे लिखा जाएगा, एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फाई ऑफ ईच टर्न अपॉन में क्या हो जाएगा, आई। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न कितना है 500, फाई का वैल्यू कितना है 10 मिली वेबर, ध्यान रखना, ओके। मिली है, अपॉन में क्या है, करंट, करंट क्या दे रखा है 2 एम्पियर। तो यहां से ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ इंटू मिली का आ जाएगा 10⁻³ अपॉन 2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से अगर आप L का वैल्यू निकालते हो तो L हो जाएगा आपका 2.5, ओके। तो L हो जाएगा 2.5, और यूनिट होता है हेनरी, तो हेनरी हो जाएगा H। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर आपके पास दो सर्कुलर कॉइल हैं और दोनों सर्कुलर कॉइल का रेडियस सेम है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स एक में n1 है दूसरे में n2 है, और आपको निकालना है रेशियो ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। L1 और L2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आप बताइए L1 और L2 का रेशियो निकालना है तो आंसर क्या आ जाएगा। आपने पढ़ रखा है कि सर्कुलर कॉइल के लिए जो L होता है और इज इक्वल टू कितना आता है, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर बाई 2, राइट। तो आप क्या देख रहे हो कि रेडियस तो दोनों में सेम है, रेडियस सेम है, तो L का वेरिएशन
रेडियस का वेरिएशन तो आएगा नहीं, ठीक है। पाई कांस्टेंट है, ये भी कैंसिल, 2 दोनों में रहेगा, म्यू नॉट भी दोनों में रहेगा, तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एन स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, N1 कितना है, नंबर नहीं दे रखा है ना, तो यही आंसर आ गया, सीधा आंसर। तो N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इन अ सॉलिनॉइड रेडियस एंड लेंथ बोथ आर डबल्ड, देन सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो वेरिएशन आपको बताना है, ठीक है। देन वेरिएशन यहाँ पे लिखना चाहिए, देन वेरिएशन इन सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो देखो सॉल्व कर लो इसको, सिंपल है। आप जानते हो सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है सॉलिनॉइड का, बताओ। L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल, ये होता है सॉलिनॉइड के लिए, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिखा था ना, याद है ना आपको, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, एल का जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एन अपॉन एल, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू में ए इंटू एल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो वापस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम क्या करें, एल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। तो वेरिएशन देखो, वेरिएशन क्या देख रहे हो, रेडियस और लेंथ को चेंज किया, ठीक है। तो इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये हट गया। तो रेडियस और लेंथ को डबल किया है, तो रेडियस को जब डबल किया है तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, और लेंथ को भी डबल किया है तो ये हो जाएगा 2l का 2l हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन एल। तो आर स्क्वायर अपॉन एल तो वही रहेगा, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, तो वेरिएशन डबल हो गया, ठीक है। डबल हो गया तो आप क्या लिख दोगे कि हमारा जो एल डैश आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ एल आ जाएगा, एल डैश क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एल। तो एल डैश 2 टाइम्स ऑफ एल हो गया। आपसे कोई पूछता है कि एल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आप क्या बोलोगे, एल डैश जो हो गया बराबर क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एल का मतलब क्या है, एल प्लस एल। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 100%, 100% इंक्रीमेंट हो गया है, ध्यान रखना। कितना इंक्रीमेंट हो गया है, 100%। अगर परसेंटेज पूछता है तो ऐसे निकाल सकते हो, क्लियर है, राइट। तो ऐसे आ जाएगा। तो रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए और लेंथ को भी डबल कर दिया जाए तो वेरिएशन जो आएगा वो इस तरीके से आएगा कि कितना परसेंट बढ़ेगा, तो 100% बढ़ जाएगा, ओके, ऐसे कह सकते हो, डबल हो जाएगा, क्लियर है। हाँ भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या गया है, देखो आपके पास कोई भी सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1 है, ठीक है। अब हम ये करें कि इस सर्कुलर कॉइल को ही कन्वर्ट कर दो एक दूसरी सर्कुलर कॉइल में, ठीक है। इसी सर्कुलर कॉइल को, सेम सर्कुलर कॉइल को कन्वर्ट किया जा रहा है किसी अदर सर्कुलर कॉइल में जिसमें नंबर ऑफ टर्न को N2 कर दिया है। N2 N1 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मान लो किसी सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न जो है वो 5 है, ठीक है। आपने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स को 100 करके एक नई सर्कुलर कॉइल बना दी, उसी को मोड़ मोड़ के, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो N2 टर्न वाली कॉइल बना देती है उसी कॉइल से, ठीक है। N1 टर्न्स को N2 टर्न्स में बदल दिया है। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इंडक्टेंस बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्जन। बिफोर कन्वर्जन इंडक्टेंस जितना था और आफ्टर कन्वर्जन जितना होगा उन दोनों का रेशियो निकालो, ठीक है। तो आप जानते हो, देखो एक बात बताओ, यहाँ पे आपके पास कोई भी सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल इस तरीके से बनेगी, ऐसे करके, ऐसे सर्कुलर कॉइल बनेगी। तो बताओ इसमें एक टर्न का लेंथ कितना होगा, एक सर्कुलर टर्न का लेंथ कितना होगा, 2πr, ठीक है, क्लियर। और इसमें पहले नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1, तो N1 इंटू 2πr बराबर हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल, ठीक है। भाई कोई भी वायर है, उस वायर को आपने ऐसे, कोई भी वायर है स्ट्रेट वायर, उसकी लेंथ कितनी है L, उस वायर को ऐसे आपने मोड़ा और मोड़ करके एक सर्कल बना दिया, ठीक है।
तो मोड़ करके एक सर्कल बना दिया। अब एक सर्कल नहीं बनाया, बहुत सारे सर्कल बना दिए, एक जगह इस तरीके से इकट्ठे कर दिए। तो बताओ एक ही वायर, एक एक सर्कल का लेंथ होगा 2πr, तो n सर्कल अगर आपने बना दी n1, तो n1 इंटू 2πr हो जाएगा, तो ये टोटल लेंथ के बराबर होगा, राइट है, यस या नो, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि कॉइल, उसी कॉइल का यूज करके, जो n1 टर्न वाली जो कॉइल है, जिसके तार की लंबाई l है, वायर की जो लेंथ है वो l है, उसी कॉइल का यूज करके दूसरी कॉइल बना दो, उसी कॉइल से उसी तार को खींचो, सीधा करो और उससे दूसरी कॉइल बना दो, और दूसरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने करने, n2। जो सेकंड कॉइल बनेगी इसी को कन्वर्ट करेंगे इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने बनाने, n2, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न कितने बनाने, n2 बना देंगे। अब देखो n2 अगर नंबर ऑफ टर्न बना दिए, ओके, अब रेडियस जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा मान लो r डैश इक्वल टू, लेकिन लेंथ सेम रहेगा, उसी वायर से बनाया ना, तो इस तरीके से रहेगा। तो आपको क्या देखना है, आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि भाई L सेम है, L क्या है, सेम, तो आप क्या कह रहे हो कि वेरिएशन कैसे आएगा कि n1 इंटू 2πr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, भाई n इंटू 2πr इज इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ टर्न इंटू ये कॉन्स्टेंट आ गया, तो आप लिख सकते हो nr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, nr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, जितने ज्यादा टर्न कर लोगे आप रेडियस उतना ही कम हो जाएगा, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ जाएगा, क्लियर। तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, n। दोबारा सुन लेना भाई, l फिक्स है तो n इंटू 2πr फिक्स हो जाएगा, तो 2π तो कांस्टेंट है, nr कांस्टेंट हो जाएगा, तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा, राइट है। मतलब रेडियस उतना ही कम हो जाएगा जितना नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न अगर इंक्रीज करोगे तो रेडियस कम आ जाएगा, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न डिक्रीज करोगे तो रेडियस ज्यादा हो जाएगा, तो रेडियस का वेरिएशन ऐसे आएगा। अब देखो इंडक्टेंस, आप जानते हो इंडक्टेंस क्या होता है, सर्कुलर कॉइल है ना, कैसी कॉइल है, सर्कुलर, तो सर्कुलर कॉइल का इंडक्टेंस क्या होता है बताओ, L इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये तो पढ़ा रखा है ना, L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r अपॉन l, इस तरीके से आता है। अब इसमें देखो वेरिएशन किसका होगा, म्यू नॉट का तो वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है, ना तो पाई का होगा, ठीक है, और इनका वेरिएशन आएगा, ठीक है, r का और n का, ठीक है, और l तो फिक्स है, l का भी हट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इंटू r, ठीक है। अब आप देखो l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर इंटू r हो गया, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n, n से n कैंसिल हो गया, तो ये हो गया l। तो आप देख रहे हो l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ गया, ठीक है। अगर ऐसा आपने किया है तो l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n आ गया, तो आप देखो बिफोर कन्वर्जन n1 टर्न से, आफ्टर कन्वर्जन n2 टर्न से, तो आप क्या बोल दोगे, इस वेरिएशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू क्या आएगा, N1 अपॉन N2, ओके, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, L का डिपेंडेंस यहाँ से लिखना है, बस आपको ये देखना है कि रेडियस नंबर ऑफ टर्न के साथ कैसे वेरी कर रहा है, वो कैसे पता लगा, क्योंकि L लेंथ कांस्टेंट है और उसी लेंथ से दूसरा कॉइल बनाया है, तो आप कहोगे nr कांस्टेंट हो गया, क्योंकि n इंटू 2πr कांस्टेंट हो जाएगा, nr कांस्टेंट, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। अब r का वैल्यू आप इधर चिपका दो, ठीक है, इधर चिपका दोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n, तो वेरिएशन आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो आप कह दोगे l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 अपॉन N2, ओके, क्लियर। चलो अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, चलिए।